एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली जो 13 मार्च 2023 को बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसका हम लोग पेपर जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए और थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए एंड यू विल गेट नो कि कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं एंड उससे भी पहले आपका जो पेपर कोड होता है वो 49 होता है एंड उसके बाद कुछ आपको नोटिफिकेशन होते हैं, यानी कि नोट्स होते हैं जो रीड करने होते हैं। जैसे कि जो जितने भी क्वेश्चंस है वो कंपलसरी हैं। अगर डायग्राम पूछा गया है तो आप नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अगर सारे कंटेंट सही हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नए सिरे से स्टार्ट करें कि न्यू पेज से हर क्वेश्चंस को आपको स्टार्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेसिकली 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं जो 5-5 मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियोरी। सेकेंड मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में इजी होगा। नेक्स्ट इज मनी मार्केट फेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग हैबिट। ठीक है, क्योंकि मनी मार्केट में एक सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है वो ये है कि वहाँ पे इनएडिक्वेट सेविंग नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके पास फंड की कमी हमेशा रहती है। ठीक है, थर्ड वन इज़, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, मैंने काफ़ी पेपर को एनालिसिस किया, सब में सेम एज इट इज़ है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बिकम नेगेटिव जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, फॉल होना स्टार्ट होती है, यानी कि पूरी तरह कम हो जाती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें टाइम टू टाइम या एक टाइम के बाद से कंटिन्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के वो खर्चे जो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए खर्चा करती हैं, उसे ही हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये क्या है, इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइंड ऑड वर्ड आउट। ये भी 5 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें आपका आंसर होगा कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो इसमें जो सबसे फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ये इसका पार्ट, ये डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। अदर वन इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अगर आपने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ही इसका एक पार्ट है, बाकी सब जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो बाकी जो है वो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट इज टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो फीस पेनल्टी तो है इसका, सोशल लेवी भी है, बट वेल्थ टैक्स जो आता है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो इट्स नॉट अ पार्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें आप जानते हो कितने हैं, पहला है पहला है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी और तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो ये 3 टाइप के सिंपल इंडेक्स नंबर है और जो लेस्प्रे और पैस्चे है वो वेटेज इंडेक्स नंबर का पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे लेस्प्रे। गिव इकोनॉमिक टर्म, सबसे पहला आता है द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। तो उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। कोई भी कम पैसा विदाउट डुप्लीकेशन, यानी कि एक सिंगल एंट्री के बाद जो भी पूरा एक साल का कैलकुलेशन होता है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। आपने कई बार अगर पढ़ा होगा तो आपको क्लिक होगा। तो दूसरा क्या है, डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू बाय, इसे डिमांड कहा जाता है। अनदर वन इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of a change of quantity demanded of goods to a change in its price, इसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है, जो एकदम से रियलिस्टिक होता है, रियल होता है। नेक्स्ट, स्वाति परचेज रेनकोट टू हर फादर इन रेनी सीजन। ये क्या हुआ, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होता है, जिस टाइम में जिस
समय में जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसी टाइम पे उसे डिमांड करना, यानी उसी टाइम पे उसकी ज़रूरत होना, उसे टाइम यूटिलिटी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, जहाँ पे हम असर्शन एंड रीजनिंग देखने वाले हैं। अच्छा, मैंने ये पहली बार देखा था 2023 में जब असर्शन रीजनिंग पूछा गया था। उसके पहले जो है ये असर्शन और रीजनिंग नहीं पूछा जाता था। चलिए जानते हैं इसको पहले सॉल्व कैसे किया जाता है। तो असर्शन क्या है इसका, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड रीज़न क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज सो लार्ज देन वन पर्सन कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस। देखो यहाँ पे क्या है, असर्शन का मतलब क्या है, आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। अगर करेक्ट है तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ए इज़ ट्रू, लेकिन अगर करेक्ट नहीं है तो फॉल्स होगा। लेकिन अगर रीजनिंग करेक्ट है बट असर्शन रॉन्ग है, देखो दोनों को करेक्ट होना ज़रूरी है, और करेक्ट होने के साथ साथ आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो आपका आंसर ये आएगा। और अगर नहीं है तो ये आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जो मैं अपने चैनल पे अपलोड ज़रूर ही करने वाली हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, थर्ड वन, दैट इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या है इसका, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, उसे क्रॉस इलास्टिक कहा जाता है। सही बात है, एक प्राइस की वजह से, अब जैसे एयरटेल वालों ने कम प्राइस में सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो लोग जो है अदर कंपनी से शिफ्ट होके एयरटेल की तरफ आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, करेक्ट, उसे क्रॉस इलास्टिक कहा जाता है। एंड रीज़न क्या दिया हुआ है, चेंज इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग हैं। पहला क्रॉस इलास्टिक के बारे में बताया गया है, दूसरा बताया गया है कंज्यूमर इनकम के बारे में। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ बताई गई है। थर्ड, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर द नेशनल इनकम। यस, क्योंकि आप सेल्फ प्रोडक्शन के लिए उसे यूज़ कर रहे हो। दूसरा, द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन डू नॉट एंटर द मार्केट। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो आप सब सिंपल सी बात है, जब आप अपने खुद के लिए वो प्रोडक्ट रखोगे तो आप मार्केट में क्यों लाना चाहोगे उसे, करेक्ट। इसीलिए ये जो है क्या है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आएगा फोर्थ वन, assertion foreign exchange management and control is undertaken by commercial bank। ओके, ये करेक्ट है क्योंकि ये आरबीआई के अंडर में आती है, कमर्शियल बैंक के अंदर आती नहीं है। किसके अंदर आती है, आर बी आई। द लास्ट वन इज आई। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या है, आरबीआई हैज़ टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये देखो, ये रीजनिंग करेक्ट है बट क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। इसकी जगह अगर आरबीआई होता तो करेक्ट आंसर होता, क्वेश्चन होता। नेक्स्ट इज असर्शन क्या पूछा गया है, सप्लाई इज रिलेटिव टर्म। सप्लाई इज रिलेटिव टर्म एंड रीजनिंग क्या दिया है, सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस रिलेशन विथ टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दोनों ही करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है, टेबल सेलर सोल्ड द टेबल फॉर ₹2000 पर पीस। इन दिस वे ही सोल्ड 15 टेबल्स एंड अर्न 30,000। क्या हो जाएगा ये, टोटल रेवेन्यू, यानी कि उसने कितना टोटल कमाया है। नेक्स्ट इज, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज, इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया एंड मेड रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम इट एंड सोल्ड देम इनटू मलेशिया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है,
जब आप कहीं ऐसे देश से गुड्स मंगाते हो जहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी इजीली फाइंड हो जाता है, और उस देश में वो देश क्या करता है, उससे जो एडवांस है उससे मैन्युफैक्चर करता है और जहाँ पे उसकी रिक्वायर्ड है वहाँ पर भेजता है, ऐसा टर्म को इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। थर्ड वन इज अशोक पेड द टैक्स ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। राजू फादर इन्वेस्ट इज मनी इन अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड, ये हमेशा याद रखिए, मैंने इस पर एक छोटा वीडियो बनाया है, उसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है ना। नेक्स्ट, पुअर पर्सन वांट टू बाय अ कार, क्या है, डिज़ायर, एक गरीब इंसान कार में बैठ के घूमना चाहता है पर उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है तो उसे हम डिज़ायर कहते हैं। ये सारे डिस्टिंग्विश मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करना है, आपको पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग, और उसके अगर डेफिनेशन रिक्वायर्ड है तो डेफिनेशन दो, क्योंकि आपको 1 मार्क्स यहाँ से ही मिलते हैं, और रेस्ट आपको मिनिमम 4 लिखना है पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के लिए और मैक्सिमम 6 लिखना है, देन यू विल गेट 3 मार्क्स। तो आप ऐसे आपका जो है 4 मार्क्स हो जाएगा, एंड 4 इज 12, ऐसे आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अग्री डिसअग्री पे आते हैं, स्टेट द रीज़न वेदर यू आर अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। पहला क्या है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, बिल्कुल डिसअग्री है क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस है, आपने अगर टेक्स्ट को पढ़ा होगा तो। और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट जो है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग है, इसलिए अग्री। इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, इसलिए अग्री। और देर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल, यस बहुत सारे थ्योरेटिकल डिफ़िकल्टी है जिसकी वजह से ये डिसअग्री। अब यहाँ पर डिसअग्री लिखने से मतलब अब यहाँ जैसे अब यहाँ पे है बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो आप पहले तो डिसअग्री बताओ, उसके बाद आप बैलेंस ऑफ ट्रेड बताओ क्या होता है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फिर उसको प्रूव कर दो, ठीक है, कंक्लूड कर दो, तो देन यू विल गेट 3 मार्क्स कम्प्लीटली, क्योंकि आपने एकदम करेक्ट पॉइंट लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी पूछा गया है तो यहाँ पे आप 3 से 4 लिख सकते हैं, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो अग्री, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर। तो यहाँ पे आपको टेबल को ऑब्जर्व करना है, तो टोटल यूटिलिटी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी, पहले स्टार्टिंग में सेम होती है अगर आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा, फिर अगर इसने 5 और कंज्यूम किया तो 5 में 6 ऐड हुआ तो 11 आया, फिर यहाँ पे अगर कंज्यूमर ने 4 और एडिशनल ऐड किया तो 11 में 4 ऐड किया तो 15 आ गया यहाँ पे, एंड उसने फिर 15 ही यहाँ पे और यहाँ पे 15 ज़ीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ना स्टार्ट होती है एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी कंज्यूमर की मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, एंड उसके बाद ये नेगेटिव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी को ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। और इसके बाद इसका देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम द मार्जिन यूटिलिटी इज 0 एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी इज फॉल द मार्जिन यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो जुलाई में भी पूछा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको इनको ड्रॉ करके लेना है, ये कौन सा यहाँ पे कौन सा, अगर आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, और एंड एज पर दिस आपको ये बताना है कि कौन सा, देखो जैसे अब यहाँ पे है, ये है रिलेटिव इलास्टिक, ये है रिलेटिव इलास्टिक, और ये है रिलेटिव इनइलास्टिक। तो ये फर्स्ट जो है वो ट्रू है क्योंकि ये रिलेटिव इलास्टिक है। फिर ये आपका ये आएगा यूनिटरी, ठीक है, इसके बाद ये आएगा परफेक्ट इलास्टिक और ये आएगा परफेक्ट इनइलास्टिक। तो पहले आप इसको लिख दीजिए, फिर आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। पहला आपका ट्रू होगा, बाकी सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे, क्योंकि वो करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जो थर्ड आता है वो पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ आप अच्छे से रीड कीजिए। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि आप पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर आप पैराग्राफ की तरफ जाइए,
तो फिर आपको आसानी से आंसर्स आपके ईजिली मिल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस बताना है आपको, फिर मीनिंग बतानी है। जो आपको क्वेश्चन सही लगता है वो एनी 2 आपको कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे भी आप मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन से आंसर्स को स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेशन रिक्वायर्ड लिख सकते हो। एंड यहाँ पे मिनिमम 6 पॉइंट और मैक्सिमम 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं। देन यू विल गेट, अब 8 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मीनिंग डेफिनेशन, 7 मार्क्स आपके पॉइंट्स पे होते हैं, आपने कितने पॉइंट्स अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से पेपर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको कुछ और बताऊंगी, जहाँ पे मैं आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है वो एक साथ आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ। और भी कुछ नई नई वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।